बेंगलोर, भारत का वो ख्वाब जिसे हर हिंदुस्तानी ने खुली आंखों से देखा। भारत की अपनी सिलिकॉन वैली, भारत का एक ऐसा शहर जो हिंदुस्तान का ताज बनता, हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान बनता, आधुनिकता का सबसे चमकदार सितारा बनता, विश्व जिसे देखकर ललचाए ऐसा तारा बनता। लेकिन ख्वाब टूट गया और इतनी बुरी तरह से टूटा क्या फिर कभी कोई भारतीय सिलिकॉन वैली का ख्वाब नहीं देखेगा। आप सही सुन रहे हैं, बेंगलोर मर रहा है, बेंगलोर खत्म हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज आप कुछ मत कीजिए, अपने 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे एक शहर बर्बाद हो गया, कैसे एक शहर ने दम तोड़ दिया, कैसे बेंगलोर ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। बेंगलोर खत्म होने की कगार पर कैसे पहुंचा, इसे समझने के लिए हमें बेंगलोर को समझना होगा। तो थोड़ा सा बेंगलोर का इतिहास सबसे पहले जान लेते हैं। 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के दौर में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा आदिवासी समाज के मुखिया थे। 1537 में उन्होंने बेंगलोर शहर की नींव रखी। इसके बाद शासन बदलते गए, शासक बदलते गए, वक्त बदलता गया, शहर बदलता गया, वर्तमान अतीत बनता गया और देखते देखते 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। बेंगलोर अब कर्नाटक राज्य में था, कर्नाटक की राजधानी। दक्कन के पठार पर बसा बेंगलोर वो शहर जो पेड़ पौधों से, जंगलों से, प्राकृतिक जल संसाधनों से परिपूर्ण था, जिसका मौसम हर वक्त किसी हिल स्टेशन की तरह रहता था, जहाँ ना कभी बहुत गर्मी पड़ती और ना ही कभी बहुत सर्दी। जो भी बेंगलोर जाए उसी को वहाँ के मौसम से रश्क हो जाए। तो आज़ादी के बाद बेंगलोर का मौसम तो नहीं बदला, लेकिन बेंगलोर बदलने लगा और इस बदलाव से शुरू होता है सिलिकॉन वैली का वो ख्वाब जो कभी हकीकत नहीं बन पाया। बेंगलोर कैसे मर रहा है उस पर बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेंगलोर अपने उफान पर कैसे पहुंचा। तो बात आज़ादी के बाद की है। 1953 में भारत सरकार ने बेंगलोर में HMT की स्थापना कर दी। HMT उस वक्त में घड़ियों का जियो हुआ करता था, यानी HMT के सिवाय कोई और था ही नहीं। ऐसे में जब HMT बेंगलोर पहुंची तो दूसरी कंपनियां और इंडस्ट्री भी बेंगलोर में अपनी कंपनियां और कारखाने लगाने लगी। उस वक्त उद्योगों के 2 सबसे बड़े ठौर थे, कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है और बम्बई जो कि अब मुंबई है। लेकिन कलकत्ता में नक्सलवाद की आग थमने का नाम नहीं ले रही थी और वहीं बम्बई में लेबर्स की यूनियन ने इंडस्ट्री की नाक में दम कर दिया था। ऐसे में उद्योगपतियों ने दूसरी ओर देखा तो उन्हें बेंगलोर दिखा और तब कारखानों ने बेंगलोर की ओर शिफ्ट किया। इसी दौर में भारत सरकार ने अपने तमाम रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बेंगलोर में बनाए। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि बेंगलोर डाउन साउथ में पड़ता है, ऐसे में वहाँ हमले की आशंका कम हो जाती है। दूसरी बात, वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम भी अच्छा था। इस तरह बेंगलोर में उद्योग बढ़ने लगे और फिर 1984 में भारत सरकार न्यू कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पॉलिसी का ऐलान करती है और तब दुनिया की कंपनियां, विशेषकर अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनियां भारत की तरफ इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं। इसके बाद शुरू होता है बेंगलोर में IT का बूम। 1985 में अमेरिका की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इंक पहली MNC बनती है जो बेंगलोर में अपना ऑफिस शुरू करती है। इसके बाद कई और MNC कंपनियां बेंगलोर में आती हैं और देखते देखते बेंगलोर भारत का IT कैपिटल बन जाता है। पूरे भारत से युवा बेंगलोर की तरफ भागने लगते हैं, आसमान को छूती इमारतें बनने लगती हैं, शहर का एरिया बढ़ने लगता है, IT पार्क की संख्या बढ़ने लगती है। देखते देखते बेंगलोर में हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखाई देने लगती हैं। जैसे बाजारों में दिखते हैं गद्दे ही गद्दे, नीले शीशे से चमकती ऊंची ऊंची विशालकाय इमारतें। बेंगलोर भारत का ग्रोथ इंजन बन जाता है, भारत का स्वाभिमान बन जाता है और तब शुरू होता है इस स्वाभिमान के टूटने का दौर।
बेंगलोर में इंडस्ट्री बूम आया, बेंगलोर में आईटी बूम आया, बेंगलोर बदलता चला गया। लेकिन इस बदलाव में सरकारों ने या फिर लोगों ने बेंगलोर के बारे में नहीं सोचा कि पानी कहां से आएगा, नहीं सोचा कि ट्रैफिक कैसे मैनेज होगा, नहीं सोचा कि शहर कितनी आबादी का लोड ले सकता है, नहीं सोचा कि बाढ़ में क्या होगा। आइए देखते हैं कि कैसे सिलिकॉन वैली का सपना धराशायी हुआ। पिछले साल सितंबर 2022 में बेंगलोर में बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई। थोड़ी बारिश ज्यादा क्या हुई, पूरा बेंगलोर पानी में डूब गया। शहर के किनारे रहने वाले गरीबों के घर ही नहीं, डूब में रहने वाले लोगों के घर ही नहीं, सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के घर ही नहीं, बल्कि बेंगलोर के सबसे पॉश इलाके डूब गए। सड़कें, पार्क, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड सब डूब गया। इसके बाद भी बेंगलोर रुका नहीं। लाखों रुपए कमाने वाले महंगी गाड़ियों में चलने वाले ट्रैक्टर से ऑफिस जाने को मजबूर हो गए। डॉक्टर सर्जरी के लिए पैदल भागकर जाने को मजबूर हो गए। पूरी दुनिया ने बेंगलोर की बाढ़ का कवरेज किया और मोटी मोटी हेडलाइन के साथ बताया कि ये है भारत की सिलिकॉन वैली। अब आप कहेंगे कि एक बार बाढ़ आ गई अब नहीं आएगी। काश ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि संभावना ये है कि हर साल बाढ़ आएगी, क्योंकि बेंगलोर में करीब 90% जगह पर बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। यानी कि पानी सोखने के लिए जमीन सिर्फ 10% है। ऐसे में जब पानी सोखने के लिए जमीन ही नहीं है तो ये तय है कि पानी भरेगा और बाढ़ आएगी। बेंगलोर का ट्रैफिक पूरी दुनिया जानती है कि कैसा है। पूरी दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक। घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बुरी है। बीएमटीसी की बसों में भयंकर भीड़ होती है। मेट्रो के बनने की गति इतनी स्लो है कि कोई नहीं जानता कि कब तक बनेगी। जैसे कोई नहीं जानता कि कछुआ खरगोश की मंजिल तक कब तक पहुंचेगा, वैसे ही बेंगलोर में मेट्रो बन रही है। लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं। पतली पतली सड़कें गाड़ियों से भर जाती हैं और बेंगलोर जाम में फंसा रहता है। अब आप समझिए, 21वीं सदी में जिस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली बनना है, वो शहर जाम में फंसा है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और ऐसा नहीं है कि ये समस्या 1-2 दिन की है, बिल्कुल भी नहीं। ये समस्या हर दिन की है और वर्षों से है। इसका कोई उपाय किसी ने कभी नहीं निकाला। ग्राउंड वाटर या फिर भूजल पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि जिस शहर में जमीन में पानी सोखने के लिए जमीन ही ना हो, वहां की जमीन में पानी कहां से आएगा। और जो झीलें थीं उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। कहीं लोगों ने गैरकानूनी तरीके से घर बना लिए, कहीं सरकार ने ही झील को खत्म कर दिया, कहीं झील पानी के अभाव में खुद ही खत्म हो गई, कहीं झील में इतने नाले बह रहे हैं कि नाला झील में बदल गया या झील नाले में बदल गई, पता ही नहीं चलता। ऐसे में भूजल बेंगलोर की सबसे बड़ी समस्या है। बेंगलोर कर्नाटक में है और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अब बेंगलोर के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी रहे वो कन्नड़ भाषा बोले। अब आप समझिए, कानपुर से एक लड़का बेंगलोर किसी एमएनसी में काम करने गया है। ऐसे में वो वहां जाकर अपनी आजीविका कमाए या फिर कन्नड़ भाषा सीखे। पिछले कुछ वर्षों में भाषाई कट्टरता बेंगलोर के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। बहुत सरल सी बात है, सिर्फ कर्नाटक के लोग ही बेंगलोर की कंपनियों की आपूर्ति नहीं कर सकते। ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों से लोगों को वहां आना पड़ेगा, और जब आप उन्हें मजबूर करेंगे तो वो नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव इंडस्ट्री पर पड़ेगा। एक वक्त में जिस बेंगलोर की तरफ इंडस्ट्री पर्यावरण की वजह से शिफ्ट हुई थी, आज वही बेंगलोर स्वच्छ हवा के लिए संघर्ष कर रहा है। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर में 1.5 मिलियन पेड़ हैं और उस वक्त बेंगलोर की जनसंख्या 9.5 मिलियन थी। इसके अनुसार 7 लोगों की ऑक्सीजन की आपूर्ति एक पेड़ से हो रही थी। अब वो संख्या 12 या फिर 15 पहुंच गई होगी। इसके साथ ही 90% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के कारण शहर में ओपन स्पेस या फिर ग्रीन कवर बचा ही नहीं। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है और पानी की कमी हो रही है, और स्थिति दिन पर दिन रहने लायक नहीं बच रही। बिजली आपूर्ति की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, खत्म होते ह्यूमन कनेक्ट की बात हो, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो,
पीने योग्य पानी की बात हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाकर बेंगलोर को नहीं बचाया गया तो आने वाले वक्त में स्थिति और बुरी हो सकती है। और इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि जिस सिलिकॉन वैली का सपना भारतीयों ने देखा था वो सपना ही रह जाएगा। बेंगलोर के बारे में इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।